हेलो फ्रेंड्स क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. In this lecture number 1 we will discuss what is equilibrium and types of equilibrium. हाँ फ्रेंड्स, we are beginning with a न्यू चैप्टर. मैं हूं आपका टीचर कपिल सर ऑन साइफिलिक एकेडमी. लेट्स बिगिन विथ केमिकल इक्विलिब्रियम. फ्रेंड्स, you must be observing two pictures on your screen. So what is your observation? Friends, if you observe properly, these two pictures show balanced and stable state of these people. Number one, two, and these objects. If you observe, this seesaw is balanced. Is it moving? No, it is balanced. And exactly, friends, this balanced and stable state of the system, balanced and stable state of the system is called as equilibrium state. Equilibrium state. Heading डाल दो और लिख दो. What is equilibrium state? The balanced and stable state of the system is called as equilibrium state. So friends, I'll just elaborate this word stable. Friends, does that stability means only stationary object? अगर कोई हिल डुल नहीं रहा है, इधर उधर डांसिंग बेबी नहीं है, तो ही हम उसे स्टेशनरी या स्टेबल, तो ही क्या हम उसे स्टेबल कह सकते हैं? मान लो ये एक रामू है, ये मैदान में खेल रहा है, तो ये क्या स्टेबल है? चलो देखते हैं. The system which shows no tendency to change is the stable system. Friends, look at this word. No tendency to change. यानी जो भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कोई भी इंक्लाइनेशन नहीं है कि वो चेंज करे अपने आप में. नो इंक्लाइनेशन फॉर चेंज. नो इंक्लाइनेशन फॉर चेंज. सिस्टम जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट रेडी टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखो एक श्याम है इसका नाम, और ये श्याम क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, और इमीडिएटली इसको इसका दोस्त है राम खेलने के लिए बुला रहा है. तो श्याम क्या करेगा? तुरंत ये बुक को बंद कर देगा और खेलने के लिए मैदान पे चला जाएगा. वेर एज वाइस वर्सा थिंक कीजिए कि राम खेल रहा है और श्याम उसे जाके पढ़ाई करने के लिए बुला रहा है, तो क्या यह अपनी गेंद छोड़ के इसके पास पढ़ने के लिए जाएगा? नहीं. तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो पढ़ने वाला श्याम है, ही इज रेडी टू चेंज. ही इज रेडी टू चेंज. वेयर एज जो राम है जो खेल रहा है, ही इज नॉट विलिंग टू चेंज हिज स्टेट ऑफ प्लेइंग. ही इज नॉट विलिंग टू चेंज स्टेट ऑफ प्लेइंग. तो हम तो देखते हैं ये इधर अच्छा खासा आराम से बैठ के पढ़ रहा है, फिर भी ये स्टेबल नहीं है, बिकॉज ही इज रेडी फॉर चेंज. वेर एज दिस, ये उछल कूद कर रहा है बट ही इज स्टेबल. व्हाई? ही इज नॉट ready to change. He wants to keep playing. So I guess it's clear to all of you कि stability का मतलब क्या होता है. Stability यानी the system is not ready to change, and such system we call as in
the such balanced and stable system we call as equilibrium state. Friends, अभी जैसा कि मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम इज नॉट कन्फाइंड टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट अगर कोई स्टेशनरी है तो ही हम उसे इक्विलिब्रियम में है ऐसा नहीं कहते। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे स्क्रीन पे दो पिक्चर है पेंडुलम के। एक तो पेंडुलम जो है वो घूम रहा है और एक जो पेंडुलम है स्टेशनरी है। तो क्या हम इन दोनों को कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है? Yes, exactly, friends. We can call them as in equilibrium. Why? Because there, even if the other pendulum is moving, the net change is zero in that pendulum. देखिए, ये इधर से उधर कर तो रहा है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट उसमें कुछ हो रहा है क्या? नहीं। That's why ही द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। चलो, तो इसको हम वर्ड्स में पुट कैसे करेंगे? the state of system in which it does not show any net change over a period of time. फॉर एन इंस्टेंस आप अगर इधर देखेंगे तो पेंडुलम हिल रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस चेंजेस तो सिस्टम में है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, look at this word, over a period of time it is not showing any change. Such system is called as equilibrium stated system. और एक बार मैं बोलता हूं, अगर आप इसमें देख रहे हो तो फॉर एन इंस्टेंस इट इज मूविंग, इंस्टेंटेनियस चेंजेस तो इसमें हो रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंजेस तो इसमें हो रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड अगर देखेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ हुई क्या? नहीं। इसीलिए इक्विलिब्रियम स्टेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच इट डज नॉट शो एनी नेट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फ्रेंड्स, ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को हम अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रॉडली हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ instantaneous position, state of the system and phase of the system। चलो, तो देखते हैं ये वन बाय वन क्या होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक पेंडुलम जो था वो स्टेशनरी था और एक पेंडुलम जो था वो मूव हो रहा था, यानी इंस्टेंटेनियस दोनों भी तो इक्विलिब्रियम में है। नेट चेंज जो है वो दोनों में भी क्या है? जीरो है। नेट चेंज, एक तो स्टेशनरी है तो चेंज का कोई प्रश्न ही नहीं है, whereas the other pendulum is moving but net change is zero। तो फ्रेंड्स, अगर इंस्टेंटेनियस चेंजेस अगर हो रहे हैं और इंस्टेंटेनियस चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो हम सिस्टम को क्या कहते हैं? अगर सिस्टम में इंस्टेंटेनियस चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वी कॉल इट एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वेराज अगर सिस्टम में इंस्टेंटेनियस चेंजेस, सेवरल इंस्टेंटेनियस चेंजेस हो रहे हैं बट दीज चेंजेस nullify each other, such equilibrium is called as dynamic equilibrium and we will post the previous pictures। फ्रेंड्स, जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, वो एक बेहतर एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, उसे मैं एलैबोरेट करूंगा। कोई भी केमिकल चेंज फ्रेंड्स डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम के आधार पर हम इक्विलिब्रियम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कुछ लेना देना नहीं है, होल ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है। या फिर हम इसे ऐसे पुट कर सकते हैं वर्ड्स में कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कंपोजिशन कुछ बदल नहीं रहा है, वो सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस इक्विलिब्रियम में रहते हैं 2HI गैस के साथ में। तो इसमें देखिए ये दो गैस एक आपस में मिक्स होके एक अदर गैस मिल रही है, तो ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन इनका
चेंज हो रहा है, इनकी आइडेंटिटी ये लूज कर रहे हैं और दूसरा नॉवेल कंपाउंड बना रहे हैं, सच केमिकल इक्विलिब्रियम, सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। वेराज फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता है। ये दो भी जो एग्जांपल हमने देखे हैं पेंडुलम के, इसको भी हम कह सकते हैं कि दीज आर इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। एंड द बेस्ट and well known example is of बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट में फ्रेंड्स क्या होता है, इधर लिक्विड और वेपर जो है वो आपस में कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लिक्विड और वेपर जो है वो कैसे रहते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसे मैं और थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहूंगा फ्रेंड्स फिजिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स है आपको इधर या और कई जगह पे बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स ये ये एक चीज ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में ही पॉसिबल है। अगर सिस्टम ओपन है तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्टिकल एटमॉस्फेयर में एस्केप हो सकते हैं, या फिर कुछ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इसमें आ सकते हैं, यानी इधर से कुछ बाहर भी जा सकता है या बाहर से कुछ अंदर भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में ही पॉसिबल है। और एक चीज ध्यान रखिए, मैंने कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कैसे होता है ये डायनामिक, क्या होता है ये अभी देखिए और डिटेल में। ये हम फिजिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम इधर डिटेल में समझ जाएंगे। फ्रेंड्स आप अंत तक मेरे सारे वीडियो देखिए। ये केमिकल इक्विलिब्रियम मैं आपके लिए बस हलवा बना के रख दूंगा। इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू गाइस। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड करवा दूंगा, बिलीव मी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, कोई भी लिक्विड अगर होता है तो उसकी वेपराइजिंग पावर, वो जितना इजीली वेपराइज हो सकता है उसके आधार पर हम वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मान लो जो लिक्विड जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है बहुत ही फास्ट, जैसे कि आप देखते हो कि अगर आपने अल्कोहल हाथ पे डाल दिया तो फटक से वो हवा में उड़ जाता है, यानी वो कैसा है, वोलाटाइल है। जो तुरंत हवा में गायब हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। अगर मान लो ये कोई लिक्विड है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये कोई लिक्विड है, अगर ये वोलाटाइल है तो इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। अगर ये क्लोज सिस्टम है तो पूरा का पूरा वेपर नहीं बन जाएगा, क्योंकि इधर एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए कि ये जो वोलाटाइल लिक्विड है इसके कुछ वेपर्स इस कंटेनर में बन जाएंगे। तो ये वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो फ्रेंड्स वाटर के लिए हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होना शुरू हो जाता है, वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है। और अगर हम देखेंगे लिक्विड और वेपर जो है वो कैसे रहेंगे आपस में, सॉरी इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूँ। एरो अगर बिगड़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम हम जो दिखा रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में दोनों भी किधर भी एक दिशा में अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ नहीं है तो हमें एरो कैसे दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, लिक्विड और वेपर जो है जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन।
यानी जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर जो है लिक्विड में रूपांतरित हो जाती है। इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कांस्टेंट। यानी गैस में जितने मॉलिक्यूल्स है और लिक्विड में जितने मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। ये होता कैसे है फ्रेंड्स, मान लो कि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस बनना शुरू हो जाएंगे, बराबर ना। तो इनिशियली क्या होगा, गैस बनने का रेट जो है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स इधर ऊपर बन गए तो ये गैस बनने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लो मैं ऐसे निकालता हूँ नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी फ्रेंड्स कि, और जैसे जैसे ये गैस बनता है ना फ्रेंड्स इधर से, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स भी वापस लिक्विड बनते हैं, लेकिन इनिशियली इसका रेट कैसे होता है, कंडेंसेशन का बहुत ही स्लो होता है, वेराज इवेपोरेशन का रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो एक स्टेज पे क्या हो जाता है, ये दो रेट जो है वो एक जैसे ही हो जाता है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है फ्रेंड्स, जब इक्विलिब्रियम आता है तो मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये जाके टकराता है लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ, सरफेस पे रहते हैं ना ये दोनों भी, लिक्विड और गैस। अभी देखिए ये वेपर का मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड का है। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और लिक्विड को भी गैस करना है तो हमें इसमें क्या करना होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी गैस के पास क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। गैस फेज में एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और गैस को अगर लिक्विड करना है तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स जब वेपर और लिक्विड आपस में टकराएंगे तो वेपर के पास क्या है, एनर्जी है, तो ये एनर्जी लिक्विड को दे देगा, तो लिक्विड जो है वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये जैसे ही गैस बनता है ना, तो गैस में एक मॉलिक्यूल बढ़ गया तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, और गैस के दोनों की एनर्जी सेम है तो इधर क्या होगा फ्रेंड्स, एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में, तो ये गैस मॉलिक्यूल फिर से क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। इस तरह से इन दोनों में लिक्विड और वेपर फेज में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम। मतलब इधर से, अभी ये वाली डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स अपर साइड में, इधर से जो वेपर बन के मॉलिक्यूल जा रहा है, एट द सेम इंस्टेंस ये वेपर का कोई मॉलिक्यूल लिक्विड बन के इधर अंदर आ रहा है, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसे ही होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जितने सीडी बन रहे हैं तुरंत ये सीडी रिएक्ट होके ए और बी को बना दे रहे हैं। रिएक्शन स्टॉप हुई क्या, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम, दो वजह से रह सकता है, एक तो रिएक्शन अगर स्टॉप हो जाए या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। अगर रिएक्शन स्टॉप हो रही है तो हम कहेंगे इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर ये रिएक्शन हो रही है लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं तो दैट विल बी द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इधर भी क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहा है, लेकिन तुरंत इधर वाला मॉलिक्यूल फिर से इधर वापस लिक्विड स्टेट में चला आ रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। और इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या फ्रेंड्स, वाटर खुद को चेंज कर रहा है कि इसकी जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट वी विल सी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है फ्रेंड्स। केमिकल इक्विलिब्रियम तो मैंने बता दिया आपको कि जैसा कि H2 और I2 खुद को रिएक्ट करके कैसा बना रहे, 2HI गैस। और फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखोगे
हाइड्रोजन कैसा है, गैसियस है। आयोडीन कैसा है, गैसियस है। और HI भी कैसा है, गैसियस है। ये एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम का और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का भी। तो थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फेज ऑफ द सिस्टम। इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स of the reaction are in same phase, look at the word friends, same phase। अब इधर देखिए, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। और ये क्या है, ये सॉलिड है। ये क्या है, ये सॉलिड है। तो रिएक्शन मिक्सचर में दो रिएक्टेंट सॉलिड है और एक गैसियस है। तो सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में है क्या फ्रेंड्स, नहीं। अगर ऐसा है तो इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स ये तो था एक बर्ड व्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के डिस्कशन की ओर। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, तो पढ़ लो। इट इज द सिस्टम state of system at which there is no change in concentration of reactants and products। मान लो ये रिएक्शन है A plus B giving C plus D। अरे फ्रेंड्स एक पॉइंट तो रह गया, मैं एक एरो के बारे में बता रहा था आपको कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखेंगे तो लिक्विड और वेपर जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यानी इधर क्या है, दोनों का भी कंसंट्रेशन कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं अगर 100 डिग्री से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो वेपर का कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा, फिर एक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में वेपर की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स वेपर साइड। तो हम इसे ऐसा करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन लिक्विड से वेपर बनने वाली ज्यादा है, इसीलिए इसको इस तरह से दिखाते हैं। और 100 डिग्री से थोड़ा कम रहेगा तो वेपर कैसे बनेगी, कम बनेगी। तो वेपर की तरफ का एरो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, और लिक्विड की तरफ का एरो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। इसे कहते हैं शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर 100 से ऊपर जाते हैं तो विल से दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द वेपर साइड और राइट साइड, और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये स्टेज में भी एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। इस तरह से कोई ना कोई पॉइंट छूटते रहता है। तो क्लासरूम में फ्रेंड्स बच्चे याद दिलवा देते हैं, इधर तो बच्चे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो सेम रहता है। तो ये सेम क्यों रहता है भैया, क्योंकि ये जो रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नोट कर लो फ्रेंड्स, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखिए ये ए और बी जिस रेट से सी और डी को बना रहे हैं उसी रेट से, मान लो एक एक मॉलिक्यूल सी का डी का बन गया, इमीडिएटली ये एक एक मॉलिक्यूल वापस रिएक्ट होके ए और बी के एक एक मॉलिक्यूल को बना देते हैं। एंड दैट इज द स्टेट, दैट स्टेट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कौन सी स्टेट है फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन का नाम आप सुनते हैं फ्रेंड्स, आपके मन में दो बातें आनी चाहिए। एक तो रिएक्शन रहेगी रिवर्सिबल,
या रहेगी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। तो ये क्या होती है, चलो देखते हैं आगे बढ़ के। और इसका केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेशन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है, मान लो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो ये जो C प्लस डी बन रहा है ना, ये वापस A और B को बनने के बाद में ए और बी को फिर से खुद में रिएक्ट होके ए और बी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ए और बी एक बार अगर सी और डी को दे दिए वापस मुड़ के नहीं देखते, ऐसी जो रिएक्शन होती है वो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम सिंगल एरो से इस तरह से दिखाते हैं क्योंकि ये पीछे नहीं आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे दिखाते हैं, हाफ हेडेड एरो से, क्योंकि ये थोड़ा आगे भी है थोड़ा पीछे भी है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सम it is happening at some rate, forward reaction is happening at some rate, let's say Ka, and backward reaction is happening at some rate, let's say Kb. Better to denote rate as rate of forward reaction and rate of backward reaction. These are equilibrium constant. These are denominations of equilibrium कांस्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ कहेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को आर बी कहेंगे। जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ गया। तो फ्रेंड्स, जब ये इरिवर्सिबल रहेगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, हाँ जीरो। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अगर पीछे रिएक्शन आ ही नहीं रही है तो इसमें इक्विलिब्रियम का कोई प्रश्न उठता है क्या, नहीं। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, मान लो अमोनियम नाइट्रेट देता है हमको नाइट्रोजन गैस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या फिर हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे AgNO3 रिएक्ट होता है NaCl के साथ, और हमें किसका प्रेसिपिटेट मिल जाता है, NaCl सॉल्यूशन में डालने के बाद Ag सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो हम इस प्रेसिपिटेट को अगर NaNO2 से रिएक्ट करके क्या बैक साइड जा सकते हैं, नो। रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दीज केसेस। वेराज अगर आप देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन ये फिर से वापस रिएक्ट होके CaCO3 दे सकता है, इसीलिए these are called as reversible reaction. One more example which we have discussed in our previous slide also, this is the homogeneous equilibrium, and in addition to that it is reversible reaction showing homogeneous equilibrium, and it is under chemical equilibrium. Okay friends, तो ये तो थे दो टाइप के रिएक्शन। तो इसमें से हमारा इसेंस क्या निकला फ्रेंड्स, इज इक्विलिब्रियम पॉसिबल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, नो, अ बिग नो। केमिकल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, इक्विलिब्रियम ये इसेंस है फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम ये लिख लो। 11वीं में आ जाते हैं बच्चे फिर भी ये दिमाग में नहीं घुसता कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल only in case of reversible chemical reaction
अंडरलाइन करके रख दो इसको। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमने बार बार तो कह दिया कि डायनामिक होता है, डायनामिक होता है। तो डायनामिक कैसे होता है फ्रेंड्स, तो और ज्यादा पिक्चर डालते हैं इसके ऊपर। मान लो ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। तो इसका हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे आर एफ। और रेट ऑफ, ये तो हो गया फॉरवर्ड, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बी आर लिख देता हूँ, लिख देते हैं आर बी। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी हो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 2 3 4, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी दो भी हो जाता है कांस्टेंट। तो इसके ऊपर इतनी पढ़ाई लोगों ने क्यों की भाई, क्या जरूरत है इसको देखने की इतना। तो देखो प्लांट स्केल पे ये इक्विलिब्रियम जानना बेहद जरूरी होता है फ्रेंड्स। कि मान लो एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ए के और बी के डाल दिए। मान लो ए के 5 मॉलिक्यूल्स हमने डाल दिए, बी के 5 मॉलिक्यूल्स डाल दिए। तो ये 5 के 5 रिएक्ट होके हमें 5 मॉलिक्यूल सी के और 5 मॉलिक्यूल डी के मिलने चाहिए आइडियली। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने रिएक्शन कैरी आउट की 5 5 मॉलिक्यूल्स को लेके, तो हमें ऐसा कुछ पिक्चर दिखा कि ए के जो है अड़े मॉलिक्यूल और बी के अड़े मॉलिक्यूल खत्म तो हो गए, और सी के अड़े मॉलिक्यूल और डी के अड़े मॉलिक्यूल बन गए। सुबह हमने रिएक्शन चालू करी 8 बजे, 10 बजे हमारा रामू जाके देखता है, उसका एचपीएलसी करता है, टीएलसी करता है, टेस्ट करता है। तो उसको मिले इतने मॉलिक्यूल्स, कितने 2.5 2.5 2.5, सबके 5 मॉलिक्यूल्स से हमने शुरुआत करी थी 8 बजे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो हमने सुबह 8 बजे रिएक्शन चालू करी, 5 मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल इसके लेके। तो 8 बजे ये दो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। 10 बजे जाके रामू देखता है, तो इसके 2.5, इसके 2.5, इसके 2.5, इसके 2.5 बन गए। तो रामू को लगेगा अरे अभी तो रिएक्शन बाकी है, अभी ए और बी पूरा रिएक्ट नहीं हुआ। हाँ, तो ये और इसको घोलेगा घोलेगा घोलेगा, रिएक्टर में रिएक्शन करता रहेगा, ऐसा कुछ डाल के इसका रिएक्शन चालू ही रखेगा। अभी जाके ये 12 बजे आ गया, 12 12 ओ क्लॉक को, 12 ओ क्लॉक को आके फिर से जब ये देख रहा है, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 यही पिक्चर मिला। यानी 2 घंटे में कुछ भी रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हुआ। तो इतने 2 घंटे की इसकी प्लांट की एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो फ्रेंड्स अगर रामू को पता होता कि जब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन 2.5 हो जाएगा, तो आगे रिएक्शन बढ़ने ही वाली नहीं है। यानी ये इक्विलिब्रियम का ये कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेंट्रेशन है। जब ए और बी आपस में रिएक्ट होंगे, तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 2.5 हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो ये आगे रिएक्शन जाने वाली नहीं है। यानी रिएक्शन ओनली 50% ही होती है, आगे जाके इसमें इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये अगर रामू को पता रहता तो 10 से 12 बजे तक ये रिएक्टर को हिलाता क्या, हाँ नहीं हिलाता। इसीलिए फ्रेंड्स ये इक्विलिब्रियम का जानना इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत जरूरी होता है, तभी जाके हम मैक्सिमम यील्ड जो है वो ला सकते हैं। नहीं तो इंडस्ट्री ए वाला आदमी, इंडस्ट्री बी वाला आदमी, ए वाले को पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम के बारे में, तो ये तो रिएक्शन को घोलता ही रहेगा। और बी वाला आदमी को पता है तो वो बस 2 घंटे में रिएक्शन को निपटा देगा,
प्रोडक्ट को निकाल के बेच देगा। मान लो ये फेयर एंड लवली बना रहा है, फेयर एंड लवली 2 घंटे में इक्विलिब्रियम को रीच हो गई, तो ये भी 2 घंटे में ही निकाल देगा। ए को पता नहीं है, तो ए की फेयर एंड लवली का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बी से, तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। था ना ये इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये सारी केमिस्ट्री जो है डे टू डे लाइफ में बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट हम जो दिन रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें लाते हैं, केमिकल्स, द वाटर विच वी ड्रिंक इज अ केमिकल, तो हर केमिकल से हम घिरे हुए हैं। तो ये केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, इसमें इसका बहुत इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलो ये तो था डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड जैसे कि हमने देखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बन जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल। तो शुरू में कैसे होता है पिक्चर, ए और बी जो है शुरू में ज्यादा ए और बी ज्यादा कंज्यूम होते हैं, क्योंकि सी एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। हेनरी क्या कहते थे, हेनरी बाबा का कहना था अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये सी और डी को बनाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर देखिए, टाइम के साथ ये अमाउंट इधर लिखा है, यानी अमाउंट यानी क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर मैं पॉइंटर ले लेता हूँ अपना और आपको दिखाता हूँ पॉइंटर के साथ। अभी ये देखो ये रिएक्टेंट कैसे हो रहा है, कम 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 हो रहा है। आगे नहीं जाता हूँ मैं, इधर तक आके रुक जाता हूँ क्योंकि आगे कांस्टेंट वाला ये रीजन हो शुरू हो रहा है। और प्रोडक्ट देखिए कैसे बन रहे, इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरह से एक स्टेज आ जाएगी जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा। सेम नहीं है फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल तो इधर किधर है। ये अगर आप y एक्सिस पे देखेंगे तो ये इधर इसका कुछ y2 मान लो, इसका y1 मान लो, तो y2 इज ग्रेटर देन y1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो बड़ा है, लेकिन आगे जाके ये कैसा रहने वाला है, ये रहने वाला है कांस्टेंट। ये कैसा रहने वाला है फ्रेंड्स, इधर से आगे कांस्टेंट, ये पॉइंट से आगे चेंज हो रहा है क्या कॉन्सेंट्रेशन, नहीं हो रहा है। इधर से चालू हो जाता है रामू का रीजन। मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन हमने पा लिया 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स में। तो चलो इसको, इसके बारे में मैं फिर से बोलूंगा, ये 40 मिनट क्यों लिखा है मैंने। तो फ्रेंड्स जब हम इसके रेट के साथ इसको प्लॉट करते हैं, तो दोनों का रेट कैसा होने वाला है इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इधर जो दो अलग अलग दिखने वाली चीजें थे, अभी ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल होने वाले हैं, तभी तो कंसंट्रेशन सेम रहने वाला है। तो इस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में क्या होगा फ्रेंड्स, कम 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 होते जाते हुए इधर से कांस्टेंट बनने वाला है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रेट का बढ़ते 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 इधर आके ये रेट कांस्टेंट होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स इसके अभी हमने देखे कुछ पॉइंट्स, उसको समराइज करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी क्या देखा था, कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है, डायनामिक होता है। जो हमने अभी देखा केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहला तो पॉइंट क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक होता है। और सिंस ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है फ्रेंड्स, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर मुझे अचीव करना है, तो मैं ए और बी को लेके भी कर सकता हूँ, या सी और डी को लेके भी कर सकता हूँ। यानी इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शंस में हम पा सकते हैं। जैसे कि SO2 प्लस O3 से हमें मिल जाता है SO3, और SO3 से भी अगर हम शुरू करेंगे, SO3 से भी शुरू करेंगे, इसको बैलेंस कर देते हैं, SO3 से भी हम शुरू करेंगे तो भी हमें इक्विलिब्रियम जो है मिल जाता है।
तो ये जो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड विथ आइदर डायरेक्शंस, इधर से शुरू करो या उधर से शुरू करो, किधर से भी हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। इट्स लाइक ए इज इक्वल टू बी अगर है तो बी इज इक्वल टू ए रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेंट्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब ये इक्विलिब्रियम को आ रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन में मान लो हम कुछ कैटलिस्ट डाल देते हैं, क्या करते हैं, कोई एक कैटलिस्ट डालते हैं, तो कैटलिस्ट से क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, रैपिडली मिल जाता है। यानी अगर ये इक्विलिब्रियम हमें कितने टाइम में मिल रहा है, 40 मिनट्स में, तो अगर कैटलिस्ट हम डालेंगे तो कुछ 30 मिनट्स में ही हमें ये जो है इक्विलिब्रियम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स में ही इक्विलिब्रियम जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा इस तरह से, है ना फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इनका इक्विलिब्रियम का वो चेंज नहीं होता है, लेकिन टाइम जो लगने वाला है, शुरू में 40 मिनट्स लग रहा था तो ये 30 मिनट्स में ही ये वाले कॉन्सेंट्रेशन को रीच कर जाएंगे। यानी इसमें से दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर रहता है वो सेम रहता है, वेरएज अगर टाइम जो लगने वाला है कैटलिस्ट डालने के बाद वो टाइम कम हो जाता है, यानी रिएक्शन रैपिड हो जाती है। तो चलो लेट्स समराइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर एंड कैन बी अटेन्ड ओनली इफ सिस्टम इज क्लोज्ड। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, अगर सिस्टम ओपन है फ्रेंड्स, क्लोज नहीं है, तो एटमॉस्फेयर से कुछ अंदर आ सकता है या फिर अंदर से बाहर जा सकता है, इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर डायरेक्शंस। Chemical equilibrium is characterized by certain properties such as concentration, density, temperature at particular temperature. फ्रेंड्स इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम भी बदल जाएगा। जैसे कि हमने वाटर में देखा था, टेम्परेचर 100 डिग्रीज से अगर हम ऊपर करेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स वेपर साइड, और टेम्परेचर 100 डिग्री से अगर कम रहेगा तो इक्विलिब्रियम विल बी टुवर्ड्स लिक्विड साइड। ये यही स्लाइड में हमने देखा था ना, 100 डिग्री से अगर ये टेम्परेचर ऊपर रहेगा तो ये वेपर की तरफ भागेगा, है ना। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और अंत में हमने देखा था कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन कैसी होती है, रैपिड होती है। रैपिड होने से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से एक बार मैंने ड्रॉ करके दिखाया है फ्रेंड्स। ये तो मान लो ये पहला वाला इक्विलिब्रियम है विदाउट एनी कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के मान लो कि इक्विलिब्रियम रीच होता है 40 मिनट्स में। अभी जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन कैसे हो रही है, तेजी से हो रही है। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला हमें मिल गया कितने मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में ही इक्विलिब्रियम मिल गया। ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम 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 होते गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते 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 गया, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम कब हुआ, 40 मिनट्स में। इधर हमने एज्यूम क्या किया है फ्रेंड्स, देखिए इधर कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मैंने क्या एज्यूम किया है कि इक्वल है इक्विलिब्रियम पे। ऐसा कुछ जरूरी है क्या, नहीं, लेकिन हमारे ग्राफ की सुविधा के लिए मैंने ऐसा एज्यूम किया है। तो ये जो कैटलिस्ट के साथ इक्विलिब्रियम जो है वो 30 मिनट्स में ही मिल गया। तो दैट इज द
point. Chemical equilibrium is characterized by certain properties such as concentration, density, temperature at particular temperature. तो फ्रेंड्स ये तो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है फ्रेंड्स। इक्विलिब्रियम वो होता है जिस स्टेट में सिस्टम कैसी होती है, बैलेंस्ड और स्टेबल। और स्टेबल का मीनिंग क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ नॉट चेंजिंग एट दिस स्टेट। सिस्टम क्या है, चेंज होना पसंद नहीं करती है, जिसको हमने राम और श्याम के एग्जाम्पल से देखा। और स्टेबल और बैलेंस्ड का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो स्टेशनरी रहे, वो हिल डुल सकती है, इंस्टेंटेनियस चेंजेस उसमें हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप इस पेंडुलम में देख रहे हैं, नेट चेंज जो होता है वो जीरो रहता है। तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया, equilibrium state is the state which does not show any net change over a period of time। और इसको हमने क्लासिफाई किया on the basis of instantaneous position, state of the system, phase of the system। इंस्टेंट्स के लिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो स्टैटिक है, और बहुत सारे चेंजेस होके एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं तो वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो अगर कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और फेज के आधार पर होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का हमने ये जो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, जब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर, हम बोलते हैं उसको इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक तरह का होता है फ्रेंड्स, और इसमें वो कौन से रिएक्शन में होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। तो फ्रेंड्स बाद में हमने अंत में क्या किया कि समराइज किया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमने कैटलिस्ट के एडिशन से रिएक्शन के ऊपर क्या असर होता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया फ्रेंड्स। अंत तक देखिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए, इसको टाइम लगता है फ्रेंड्स, इट विल टेक सम टाइम। एक दिन में कोई भी मास्टर नहीं बनता है, बट यू विल रियली शाइन। धीरे धीरे चलना है, लेकिन चलना है, कछुए की तरह चलो लेकिन चलो, रुकना नहीं है। ये एक गति का नियम है, जो रुक गया वो खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहे, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।